नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। 26 जनवरी 2026 भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। 26 जनवरी इतिहास के पन्नों में दर्ज सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र, संविधान की ताकत का प्रतीक है। कर्तव्य पथ पर जब हम भारत की सैन्य ताकत को देखते हैं और भारतीयों का जोश देखते हैं तो अपने आप में एक अलग अनुभूति होती है। इसी दिन को समझने के लिए, क्योंकि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी वहाँ देखते हैं, लोगों के जोश को देखते हैं, लेकिन 26 जनवरी के मायने क्या हैं यही हम समझेंगे आज इस पॉडकास्ट में। हमारे साथ कर्नल उत्कर्ष राठौड़ जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। थैंक यू सो मच। सर, 26 जनवरी सैन्य ताकत के लिहाज से या एक भारतीय के लिहाज से अगर आप परिभाषित करना चाहें, 26 जनवरी को आप कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, 26 जनवरी भारत के लिए बहुत ही अहम दिन है। पहली बात तो हम सेलिब्रेट करते हैं कि हम गणतंत्र हैं, और दूसरी बात हम ये बताते हैं दुनिया को कि हम एक प्रजातांत्रिक देश हैं। और इसके अंदर में जो भारत को एकजुट रखने के लिए, बाहरी और अंदरूनी विघटनकारी ताकतों से बचा के रखने के लिए जो हम एक प्रदर्शन करते हैं भारत की शक्ति का और भारत की सशस्त्र सेनाओं का, वो भारतीय लोगों के दिलों में एक विश्वास जगाता है कि हाँ, हम महफूज हैं और हम भारत को प्रगति के रास्ते पर ले जा सकते हैं। हम अपना काम करते हैं और जब हम सो रहे होते हैं तो भारत की सशस्त्र सेनाएं भारत की सीमाओं की रखवाली करती हैं। तो सबसे बड़ी बात मोनिका ये है कि भारत की जो सशस्त्र सेनाएं हैं वो पीपल्स आर्म्ड फोर्सेस है। हम भारत की जनता के साथ खड़े हैं। भारत की सशस्त्र सेनाओं ने कभी भी ऐसा नहीं दुस्साहस किया कि सत्ता को हथियाए। हम अपने आसपास देखते हैं कि सेनाओं ने सत्ता को हथियाया और उस पर काबिज हुए। हम लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिए कटिबद्ध हैं और यहीं से हमारे रिश्ते की शुरुआत होती है। भारत की जनता, भारत की सशस्त्र सेनाएं। तो गणतंत्र दिवस एक तरीके से वो उत्सव है जो कि हम हर साल मनाते हैं और हम एक दूसरे को एक तरीके से विश्वास दिलाते हैं कि हाँ, हम आपके लिए खड़े हैं। भारत की जनता भी ये कहती है भारत की सशस्त्र सेनाओं को कि हम आपके लिए खड़े हैं। आखिरकार भारत की जनता से ही तो लोग आते हैं भारत की सेनाओं में, और तो कोई नहीं आता है। भारत की जनता आती है और सबसे चुनिंदा नव युवक भारत की सशस्त्र सेनाओं में आते हैं। अगर मैं कहूं कि क्रीम ऑफ द यूथ हमारी सेनाओं में आता है, तो हमको हर साल ये शो करना चाहिए उन्हें मोटिवेट करने के लिए। और इसी तरीके से भारत की सारी जनता आश्वस्त होती है कि हाँ, हम एक मजबूत सशस्त्र सेना हमारे मुल्क में है, हमारी हिफाजत के लिए। सर, सुरक्षा के लिहाज से आप भारत के लिए अभी सबसे बड़ा चैलेंज क्या देख रहे हैं? सीमा पर चैलेंज है कि हाइब्रिड वॉर एक बहुत बड़ा चैलेंज है या साइबर वॉर एक बहुत बड़ा चैलेंज है? देखिए मोनिका, दुर्भाग्यवश भारत को कभी भी शांति का काल नहीं मिला और ये एक बहुत बड़ा चमत्कार ही माना जाएगा कि इसके बाद भी भारत ने इतनी सारी प्रगति की है। कम से कम मैं अपने जीवन में देख चुका हूँ और इसको समझता हूँ कि वाकई बहुत प्रगति हुई है। आप 1947-48 से अगर शुरू करें तो 1947 का वॉर हो गया, लड़ाई आज़ादी के तुरंत बाद 1 साल तक हम लड़े पाकिस्तान के साथ। और उसके बाद आप देखिए, आप 65 है, 71 है, 62 है, 99 है, और फिर आप देखते हैं कि 89 से हम छद्म युद्ध लड़ रहे हैं।
नॉर्थ ईस्ट में 1950 से इंसर्जेंसी लड़ रहे हैं। तो भारत को कभी एक ऐसा समय काल नहीं मिला है कि हम कहें कि हम पीसफुल थे और हमें प्रगति करने का अवसर मिला, ऐसा नहीं है। भारत के अंदर एक जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य भारत का रहा है वो भारत की सीमाएं हैं। भारत की सीमाएं आज तक डिफाइंड नहीं हैं। भारत की सीमाएं जो हम मानते हैं वो हमारे विरोधी नहीं मानते हैं। चीन के साथ हमारी सीमा विवाद है, पाकिस्तान के साथ हमारा सीमा विवाद है, और इन सारी चीज़ों के साथ एक जो कॉन्फ्लिक्ट उभर के आता है, आपको पता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में ना जाने कितनी आर्मी डिप्लॉयड है। लाइन ऑफ कंट्रोल में पाकिस्तान के खिलाफ AGPL सियाचिन ग्लेशियर में इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान के खिलाफ हम हमेशा डिप्लॉयड रहते हैं। तो ये बाकी देशों को, यूरोपीय देशों को आप देखें कि बॉर्डर में सिर्फ एक कस्टम्स का चेक पोस्ट होता है, हमारे पास कितनी आर्मी डिप्लॉयड है। तो ये एक चीज़, और उसके साथ जो एक 89 से जो हम छद्म युद्ध पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो आप देखें कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, डेमोग्राफिक थ्रेट्स हैं, तो भारत को कभी भी शांतिकाल नहीं मिला कि हम अपने प्रोग्रेस पर अपनी क्या नाम है, आगे बढ़ने के लिए हम एकाग्र होकर के काम कर सकें। ये हमें सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ा है, और हमने आगे बढ़ने का और जो है विकास के बारे में भी सोचा है। और इसीलिए हम कहते हैं और मानते हैं लोग कि भारत ने इतने चैलेंजेस के बाद भी अच्छा किया है। सर, भारत की सैन्य ताकत को आप पिछले 10 सालों में किस तरीके से देख रहे हैं, और ख़ास तौर पर जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, मेड इन इंडिया की बात करते हैं, और ख़ास तौर पर डिफेंस सेक्टर में हमने जिस तरीके से मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत ने काम किया है, उससे सेना और कितनी मजबूत हुई है? देखिए, भारत ने एक चीज़ रियलाइज की कि हमें स्वयं बनाना पड़ेगा हथियार, और वो मेक इन इंडिया का है, इससे पहले भी था। क्योंकि जो 2-4 चीज़ें हुई हैं आज की तारीख में, अगर हम देखें तो हमारे सामने जो एक उदाहरण आता है रूस यूक्रेन युद्ध का। पहले हम ये सोचते थे कि जो लड़ाइयाँ हम लड़ेंगे बमुश्किल 10 या 15 दिन 6-7 हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी, ये हमारा टेम्पलेट होता था। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध ने ये सिद्ध कर दिया है कि युद्ध अनंत काल तक भी चल सकता है। चौथे साल में चल रहा है। यूक्रेन के पास हथियार नहीं है, संसाधन नहीं है, फिर भी लड़ रहे, मतलब उन्हें लोग लड़ा रहे हैं। रूस एक बड़ा मुल्क है, संसाधन है, लेकिन दोनों पक्ष आज बात करें तो उनकी सेनाएं एक तरीके से क्षीण हो चुकी हैं। आप दूर क्यों जाते हैं, इजराइल हमास युद्ध, लोग कह रहे थे कि 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। आज वो दूसरे साल में अग्रसर हो गया। तो यहाँ से एक जो हमने सीख ली कि आपको स्वयं इस लायक होना चाहिए कि आप एक लॉन्ग टर्म वॉर को वेज कर सकें, अगर आपके ऊपर आता है। क्योंकि भारत के पास अगर हम बात करें अपने दुश्मनों की या अपने प्रतिद्वंद्वियों की, तो चीन है हमारे पास, पाकिस्तान है, और साउथ एशिया के अंदर और भी लोग हैं जो कि भारत से बड़ी दोस्ती नहीं रखते। मिसाल के तौर पर बांग्लादेश, जिस तरीके से भारत विरोधी गतिविधियां हो रही हैं, तो ये बहुत दूर की कौड़ी नहीं होगी कि एक दिन भारत को बांग्लादेश भी आंखें दिखाए किसी के शय पे। तो भारत के अंदर मेक इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स के बारे में एक बहुत बड़ी पहल है, और 10 साल के अंदर काफ़ी प्रगति भी हुई है। जो आप कह रही थी कि आज युद्ध का स्वरूप बदल गया। पहले हम बात करते थे कन्वेंशनल वॉर की, कि कन्वेंशनल वॉर है, सेनाएं आमने सामने होंगी, सपोर्टेड बाय एयरक्राफ्ट, सपोर्टेड बाय टैंक्स, आर्टिलरी, लड़ाई होगी, कोई निर्णय होगा, हम मान लेंगे। लेकिन आज युद्ध आपके ड्राइंग रूम में चला गया है, हाइब्रिड वॉर है।
आज वो साइबर स्पेस में चला गया। इंफॉर्मेशन वॉर अलग से है, इंफॉर्मेशन नैरेटिव सेट्स होते हैं अलग से। जी हाँ, आज युद्ध आपका एक्स पे लड़ा जा रहा है, सोशल मीडिया पे लड़ा जा रहा है, लोग मानते हैं। और ये सारी चीज़ें हम होते हुए, घटित होते हुए रूस यूक्रेन युद्ध में देख रहे हैं, हम आपके इज़राइल हमास युद्ध में देख रहे हैं, और दीगर मुल्कों में जहाँ पर अशांति चल रही है, मिसाल के तौर पर ईरान में हम देख रहे हैं, वेनेजुएला में हमने देखा। तो ये एक युद्ध की परिभाषा, स्वरूप और युद्ध लड़ने का तरीका सब बदल गया है। तो इस वजह से एक नई चुनौती है। हम ये मानकर नहीं आश्वस्त हो सकते कि हमारे पास इतने टैंक हैं, इतनी तोपें हैं, इतने हवाई जहाज हैं तो हम सुरक्षित हैं। युद्ध की जो स्वरूप है दिन पर दिन बदल रहा है और इसके साथ हमें बदलना पड़ेगा। और ये दिन दूर नहीं है, मुझे लगता है कर्नल साहब की आगे डेटा वॉर हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि हमने देखा है कि चाइना एआई टेक्नोलॉजी का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, अपना नैरेटिव सेट करता है। और हमने पाकिस्तान भी देखा है, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया तो पाकिस्तान ने किस तरीके से भारत के लिए एक प्रोपेगेंडा वहाँ पर खड़ा किया। सर, इस इंफॉर्मेशन वॉर के लिए खास तौर पर भारत क्या पूरे तरीके से तैयार है? आर वी रेडी फॉर दैट? देखिए, युद्ध के अंदर एक पहलू अगर कोई भी, एक्चुअली क्या है, युद्ध में जो वॉर की रेडीनेस होती है वो कंपेरेबल होती है कि पाकिस्तान के पास ये इक्विपमेंट है, ये कैपेबिलिटी है, हमारे पास उससे बेहतर है, हमारा एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस रहता है। अगर वो जरा सा भी बढ़ेगा तो हमें उससे मैच करना पड़ेगा। तो आज जो आप कह रही हैं कि साइबर वॉर एक ऐसी चीज़ है, आज युद्ध पहुंच गया है सैटेलाइट्स में, युद्ध पहुंच गया है स्पेस में, युद्ध आज बात कर रहा है आईसीबीएम्स की, आज हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात हो रही है। युद्ध आज आपके एयर स्पेस में एक दो नहीं, हजारों की संख्या में ड्रोन उड़ते हैं। और इनफैक्ट इस बार हम गणतंत्र दिवस में एक हाइपरसोनिक मिसाइल के वो भी देखेंगे, डिस्प्ले भी देखेंगे। आज से 10 साल पहले बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस की कोई बात नहीं करता था। एग्जैक्टली ये कहा जाता था कि ये बहुत ही धनी देशों की शगल है, उनका काम है, उनकी रिक्वायरमेंट है। आज हमें मालूम हो रहा है कि अगर हमने युद्ध जीतना है तो हमें अपने शहरों को, अपने इंस्टॉलेशंस को ड्रोन से, मिसाइल से महफूज करना पड़ेगा। और ये छोटा मोटा खर्च नहीं है, ये बहुत महंगा होने वाला है, बहुत महंगा होने वाला है। और जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने जो ब्रह्मोस का स्वाद चखा, वो भी इस चीज़ को सोचने में मजबूर है कि हमें भारत के मिसाइलों से कैसे बचना है। तो ये चीज़ें डायनेमिक हो गई हैं, इतनी ज़्यादा हो गई हैं। अगर आपके एडवर्सरी के पास हैं तो आपको भी इसके ऊपर आपको एक्वायर करनी पड़ेंगी। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस अब आज की युद्ध की रियलिटी बन गई है। फ्रंट लाइन पे चाहे फायर गोलियां चलें या ना चलें, लेकिन आपके हिंटरलैंड में हो सकता है कि बम गिरेंगे, मिसाइल गिरेंगे और ड्रोन्स आएंगे। उनसे कैसे निपटेंगे आप? आज हालात ये हैं। पर हमने देखा है कि पाकिस्तान अब सीधे वॉर के लिए तैयार नहीं है, वो एक प्रॉक्सी वॉर की रणनीति कहीं ना कहीं अपना रहा है। और हमने देखा भी है, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त ही हमने देखा है, और आज भी जब उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ का एक बयान आता है, ये कहते हैं वो कि ऑपरेशन सिंदूर आज भी जारी है, अभी भी वहाँ पर जो कैंप्स है, आतंकी कैंप्स, वो अभी भी एक्टिव हैं। सर, मेरा ये सीधा सवाल है, हमने देखा कि वेनेजुएला में क्या हुआ, भारत 2016, 2019 सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हमने की। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम किसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उठा कर ले आएँ, लेकिन ये जितने भी आतंकी कैंप्स के जो सरगना वहाँ बैठे हैं, हम 2 बार अंदर घुस के मार के आए हैं पाकिस्तान को, हम वहाँ से उठा कर नहीं लेके आ सकते उन लोगों को। मसूद अजहर हो गया, लश्कर तैयबा के जितने भी सरगना हैं, क्या भारत इस तरीके के लिए तैयार है? आगे आने वाले वक्त में हम देख सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। भारत एक ऐसा मुल्क है पूरी दुनिया में जिसने आतंकवाद का दंश बहुत सालों से झेला है और झेल रहा है। 1989 में ये छद्म युद्ध शुरू हुआ था, प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान के द्वारा। इससे पहले नॉर्थ ईस्ट में चीन समर्थित इंसर्जेंसी थी। अब उसके साथ आप देखिए कि 1989 से आज तक भारत पाकिस्तान के साथ ये छद्म युद्ध चल रहा है।
और आतंकवाद चल रहा है। और मज़े की बात यह है कि बाहर के देश सर वो तो आतंकवाद को वेपन के तौर पे यूज कर रहा है ना। भारत की इस व्यथा को नहीं समझते और उतनी ही समझते हैं जितनी वो चाहते हैं। जब 9/11 हुआ तो अमेरिका की आंख खुली, हाँ भारत में भी आतंकवाद है, क्योंकि अमेरिका को भारत का सपोर्ट चाहिए था। आज वही अमेरिका है जिसको पाकिस्तान का आतंकवाद नहीं दिखाई देता, वो तो रेड कार्पेट और बिछा रहा है उनके पाकिस्तान साथ के लिए। प्यार की Exactly. पींगें चल रही हैं। तो यहाँ पर जो एक बात आती है कि आपने कहा कि हमने क्या मैसेजिंग दी, तो अगर आप देखें बालाकोट की स्ट्राइक हुई, आम तौर से आतंकवाद के हमले में भारत ने कभी एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया, आज तक नहीं किया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने सब कुछ बदल के रख दिया। आर्म्ड फोर्सेस में एक कहावत है कि यूज ऑफ एयरफोर्स इज अ स्टेटमेंट ऑफ वॉर। ये एक बड़ी पुरानी कहावत कि अगर आप एयरफोर्स इस्तेमाल करते हैं इसके मतलब आपने युद्ध छेड़ दिया है। भारत ने इस बार जो एयरफोर्स का इस्तेमाल किया और बड़ी सटीकता के साथ किया, जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन सबके इलाकों को ध्वस्त किया। और उसके बाद जब एस्केलेट हुई तो पाकिस्तान के एयर डिफेंस, पाकिस्तान के एयर बेसेस, पाकिस्तान के एविएशन सेट्स को भी हमने निशाना बनाया। तो ये एक यहाँ पर पैगाम जाता है, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट वार्निंग गई कि अगर आप आतंकवाद से गुरेज नहीं करोगे तो हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। तो इस चीज़ को अगर आपने कायम रखना है तो आपके पास एक ऐसी ताकत होनी चाहिए, ब्रूट फोर्स होनी चाहिए कि आपके एडवर्सरीज आपसे डरें, आप उन्हें हमेशा इस बात का डर सताए कि भारत क्या कर सकता है। अब आती है बात, क्या हम उन्हें उठा के ला सकते हैं? हाँ। बहुत मतलब अच्छा विचार है और ये किया जा सकता है कि अगर आप पे कैपेसिटी है कि जिस तरीके से डेल्टा फोर्स गई और प्रेसिडेंशियल पैलेस से उठा के ले आए। प्रेसिडेंशियल पैलेस से वाइफ ने कहा मैं भी चलूँगी, कहते आप मैडम आप भी आ जाओ, तो दोनों आ गए। तो वो एक कैपेसिटी है हम में और वो कभी ना कभी आप देखेंगे कि वो भी होगा। क्योंकि सर लेकिन अब ये है कि पाकिस्तान से हम उठा के किसको लाएं? जरदारी साहब को तो हम लाने से रहे, मतलब ये तो एक तरीके से एफर्ट वेस्ट करने वाली बात है न। शहबाज शरीफ साहब को भी लाना एक तरीके से एफर्ट वेस्ट करना है। तो अब जो बचता है, हो सकता है कि किसी दिन आपको ये सुनने को मिले कि फला फला उठ गए, उठाए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि सर स्पेशल फोर्सेस की तो कमी भारत में भी नहीं है। जी नहीं कोबरा है, गरुड़ है, एनएसजी है, मार्कोस है, कितनी सारी स्पेशल फोर्सेस है। तो मतलब क्या ऐसा कभी वक्त आएगा? ये आ सकता है। और इस बार कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हम बहुत नजदीक थे इसके, कि जो आज तमगे लगाकर घूम रहे हैं फील्ड मार्शल, वो शायद अपनी जान गंवा देते, ये भी था। तो इस ऑपरेशन को इतना ना समझें, ये किया जा सकता है और भारत के अंदर ये ताकत है, कैपेसिटी है और सबसे बड़ी बात यह है कि हम दुस्साहस कर सकते हैं। सर अगर हम फाइटर जेट्स की बात करें, भारत अभी क्या 5th जनरेशन फाइटर जेट्स, क्योंकि भारत के पास 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, लेकिन चाइना के पास टेक्नोलॉजिकली अगर हम बताएं तो F-35 है, उससे भी एडवांस्ड हैं। B-2 बॉम्बर की बात इसलिए नहीं करें क्योंकि आपने कहा कि वो एक एलीट अलग क्लब है। लेकिन क्या भारत की ताकत को आपने पिछले 10 सालों में एक अलग चैप्टर के साथ बदलते देखा है? और दूसरे देशों के मुकाबले भारत की ताकत को आप किस तरीके से देख रहे हैं? सिर्फ वो सैन्य नहीं, एयरफोर्स के लिहाज से, थल के लिहाज से आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए मोनिका, आपने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया। बात यह है कि अगर हम बात करें तीनों सेनाओं की, तो आज भारत को इंडियन एयरफोर्स पर काम करने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये एक तरीके का मिलिट्री बैलेंस होता है। आपने खुद कहा कि
चाइना के पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट J-20 है और वो लार्ज नंबर में है। आज उसके पास 200 हैं और वो 10 सालों में कोई 1000 एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस करने वाला है। और उसके साथ चीन ने एक नहीं दो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी उड़ा दिए। तो अगर वो सिचुएशन है तो वही चीज़ है, इट इज़ रिलेटिव। अगर आपके एनिमी के पास है, आपके एडवर्सरी के पास है, तो आपको होना ही होना है। आप कहाँ से लाते हैं, दैट इज़ नॉट माई बिजनेस, वो चाहिए। अब भारत आज इंडियन एयरफोर्स खास करके कई मामलों में पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। मैं सही बात कर रहा हूँ। हमारा तेजस प्रोग्राम, एमका प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम समय से बाहर चले गए हैं। हमें एकदम से इमीडिएट रिक्वायरमेंट है कोई 120 एयरक्राफ्ट की। आपने कहा हमारे पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है। एमका बनेगा तो आएगा, एमका में कौन सा इंजन लगेगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हमें काम करने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। भारतीय वायुसेना को कुछ ऐसा सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि वो इस माया जाल से निकले जहाँ 5th जनरेशन, क्यों ये चीन पाकिस्तान को भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट J-20 दे रहा है। बिल्कुल। और उसके साथ में एक और चीज़ जो है, चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर बांग्लादेश की एयरफोर्स को भी उठा रहे हैं। J-17 देने की बात हो रही। तो आप साउथ एशिया में पाएंगे कि ये स्ट्रेटेजिक एयर बैलेंस जो है एयर पावर का, वो बुरी तरीके से डगमगाने वाला है। ऐसे में हम नहीं चाहते कि भारतीय वायुसेना कमज़ोर साबित हो, उससे हमें सपोर्ट देना है और इस जंक्चर से वाकई कैपेसिटी बढ़ाकर, कैपेसिटी बिल्डअप के साथ उन्हें बाहर निकालना है। सेम चीज़ जाती है नेवी के लिए। हमने देखा कि नेवी में हमने एक बहुत खासी प्रगति की है। आज हमारे पास 100 जहाज का भी हमने माइलस्टोन पार किया है और बाकी चीज़ें हो रही हैं। मैं नेवी थोड़ा सा बेहतर हालत में है, भारतीय सेना भी बेहतर हालत में है। ऐसे तो छोटी मोटी ज़रूरतें आती हैं, लेकिन आज एयरफोर्स को सपोर्ट देने की बहुत आवश्यकता है। सर, एआई एंड आर्मी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? हाउ डू यू सी देम? मतलब एआई को आर्मी के साथ कितना जुड़ना चाहिए और अभी हमने टेक्नोलॉजी के लिहाज से हम किस तरीके से देख रहे हैं सैन्य ताकत? आज की जो लड़ाई है वो एक्चुअली क्या है कि डेटा का इंटरप्रिटेशन इस लड़ाई में बहुत ज़्यादा है। डेटा का इंटरप्रिटेशन इतना ज़्यादा है कि उसको ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। तो आपको इसको इंटरप्रेट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेना ही पड़ेगा और ये तीनों सेनांगों के लिए बराबर लगता है, चाहे वो आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो। और आर्मी के अंदर में भी जो बाकी रेजिमेंट्स हैं, कोर्स हैं, और इन सब को भी अलग अलग उस हिसाब से रखता है। तो एआई एनेबल तो आपको होना है। अगर आप युद्ध में ड्रोन उड़ाएंगे, आप रडार का इस्तेमाल करेंगे, आप सैटेलाइट के इनपुट का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको कैपेसिटी होनी चाहिए कि उसे इंटरप्रेट करें और इस्तेमाल करें। क्योंकि वो दिन दूर नहीं है जब मुझे लगता है कि एक वॉर का एक रूप ही चेंज हो जाएगा कि अब डेटा से ही वॉर होगा। सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर 26 जनवरी के मौके पर आप सुरक्षा के लिहाज से एक लास्ट मैसेज दर्शकों को क्या देंगे, युवाओं को क्या देंगे? देखिए, ऐसा है कि आज लड़के लड़कियां दोनों ही भारत की सशस्त्र सेनाओं में आ रहे हैं। मेरी यही अपील है उनसे कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं में शामिल होना अपने कैरियर की प्राथमिकता बनाएं। एक बहुत खूबसूरत कैरियर आपका इंतज़ार कर रहा है। भारत के रक्षक बने और भारतीय जनता को आप वो विश्वास दिलाएं कि भारतीय सशस्त्र सेनाएं आपके साथ हैं और भारत आपके मजबूत हाथों में सुरक्षित है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार।